नमस्कार। सिविल सर्विसेज टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और ब्रिटेन के संबंधों पर, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ योगेश गुप्ता जी हैं, जो जाने माने राजनयिक हैं, भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं और कई देशों में एम्बेसडर भी रह चुके हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हमारे कॉलोनियल मास्टर्स हैं वो, और आज भी जब ब्रिटेन की बात होती है या इंग्लैंड की बात होती है तो मन में कहीं रहता है कि यानी ये कभी शासक रहे हमारे, या इस तरीके का भाव आता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि ब्रिटेन एक बड़ा ताकतवर देश हुआ करता था। कहते हैं कि इनके राज में सूरज ही नहीं डूबता था, इतना ताकतवर हुआ करता था। लेकिन आज की जो स्थिति है, अगर आज की स्थिति देखें तो ब्रिटेन की हालत वैसी नहीं रही है। ब्रिटेन तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। साथ ही साथ जो परिवर्तन हुआ है ब्रिटेन में, जो पहले था ब्रिटेन और आज जो है, उस परिस्थिति को कैसा देखते हैं आप? देखिए, पहले जो ब्रिटेन था, अगर हम पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बात करें तो उस वक्त जैसे आपने कहा कि 100 सालों तक जो है ब्रिटेन की सबसे बड़ी एम्पायर रही। और उसका कारण ये था कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो ब्रिटेन में आया। और ब्रिटेन में जो है वो जो एंटरप्रेन्योर क्लास थी, यानी जिसे हम उद्योगपति कहते हैं या बिजनेस क्लास जो है, ये बड़ी स्ट्रांग थी। और उनके साथ साथ जो है वहां पर कैपिटल का भी एक्युमुलेशन हो रहा था। और उनमें ये अर्ज थी कि भाई जो टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, जो डेवलप हो रही है, इनको मास्टर करें। तो इन सबको मिलाकर जो है ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और उसके वजह से वहां पर एक बहुत प्रॉस्पेरिटी फैली। और जब वो उस प्रॉस्पेरिटी फैली तो फिर जो है ये संभव हो पाया कि भाई वो और मुल्कों में जो है अपने नेवल एक्सपेडिशंस वगैरह भेजे और मुल्कों को डिस्कवर करे, मालूम करे। और उसने कई जगह वो नेवल एक्सपेडिशन इस तरह के भेजे। इंडिया भी था, उसके अलावा इंडोनेशिया था, बाद में चीन था, और मुल्क थे इस एरिया के ईस्ट के। एक कारण कहते हैं कि स्पाइसेस ट्रेड था ब्रिटेन लोगों का। ब्रिटेन में जो लोगों का खाना है वो बड़ा इंसिपिड सा था और उनको स्पाइसेस की बहुत जरूरत थी। और स्पाइसेस जो है वो ईस्ट से मतलब इंडिया वगैरह से मिल सकते थे। अब ये तो हाल रहा पहले विश्व युद्ध से पहले के बाद। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ब्रिटेन काफी कमजोर निकला, कमजोर उभर के आया, क्योंकि काफी ब्रिटेन की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और बीच में और जो लड़ाइयाँ वगैरह हुई उसमें मतलब इस्तेमाल हो गई। तो उसके बाद में जो ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी का मेन रुख रहा वो ये रहा कि भाई अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखो, स्पेशल रिलेशनशिप जिसे बोलते हैं। और उस पीरियड में जो है उन्होंने अमेरिका के कई इनिशिएटिव, जैसे अफगानिस्तान की वॉर है, इराक की वॉर है, उनको सपोर्ट किया। इराक की वॉर तो काफी मतलब अनपॉपुलर वॉर थी, और इसमें और यूरोप के जो मुल्क है जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, उन्होंने मतलब शुरू में उन लोगों के बहुत रिजर्वेशंस थे, वो नहीं चाहते थे ज्वाइन करना। लेकिन ब्रिटेन ने कहा नहीं, हम अमेरिका का साथ देंगे। अमेरिका से भी जो है ब्रिटेन को काफी मदद मिली। अब ये सब चलता रहा। उसके बाद फिर जब 2016 में ये ट्रम्प साहब आए तो उस वक्त थोड़ा सा रिश्तों में कुछ कड़वाहट सी आने लग गई, क्योंकि जो ट्रम्प साहब की जो आउट नजरिया था वो अलायंसेस की तरफ थोड़ा सा डिफरेंट था। वो समझते थे कि अलायंसेस जो है पुराने हो गए हैं, इनमें कोई दम नहीं रहा है, और इनसे जो है अमेरिका को कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। अमेरिका इनको ज्यादा देता है, अमेरिका को मिलता कम है। तो उन्होंने थोड़ा सा फिर इन अलायंसेस के बारे में कहना शुरू किया, ये बेकार है और हम जो है नेटो से निकल जाना चाहिए। और ये फिर थोड़ा ब्रिटेन को उससे काफी सदमा लगा, क्योंकि इन्होंने सारा अपना इन्वेस्टमेंट जो है इस स्पेशल रिलेशनशिप में डाल रखा था, खासतौर से नेटो के ऊपर। फिर ब्रिटेन का नजरिया थोड़ा थोड़ा सा यूरोप की तरफ ज्यादा रहा। लेकिन फिर समस्या ये हुई कि ये जो यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं, खासतौर से जो ये ईस्ट यूरोप के लोग हैं, ये काफी मात्रा में जो है वो ब्रिटेन में आकर बसने लग गए।
और ब्रिटेन के लोगों को ये लगा कि भाई हमारा तो कैरेक्टर ही जो है देश का धीरे धीरे चेंज हो रहा है, कि भाई ये और मुल्कों के लोग आके यहाँ बस रहे हैं, वो हमारे जॉब्स ले रहे हैं, तो हमारी जो समस्या है वो ज्यादा गंभीर होती जा रही है। फिर एक ये वो सेंटिमेंट, यूरोस्केप्टिक तो ब्रिटेन शुरू से ही था, और फिर ये जो यूरोस्केप्टिसिज्म है ये बढ़ता चला गया, और फिर ये हुआ कि भाई ये हमें यूरोपियन यूनियन को छोड़ना चाहिए। फिर जब वो प्रधानमंत्री कैमरॉन आए ब्रिटेन में, तो उन्होंने कहा कि भाई इस डिबेट को जो है एक तरफ किया जाए, और उन्होंने ये रेफरेंडम डिसाइड किया कि भाई ब्रेक्सिट के ऊपर, कि ब्रिटेन को एग्जिट करना है यूरोपियन यूनियन से, इसके बारे में आम राय होनी चाहिए। और आम राय जो है वो एग्जिट के फेवर में थी। उसके फिर अगले 3 साल जो है वो यही सब चलता रहा कि भाई किन टर्म्स पे जो है ब्रिटेन एग्जिट होगा यूरोपियन यूनियन से। अब समस्या ये हो गई है कि जो ब्रिटेन की इकोनॉमी पहले थी 2015 में, और आज की जो इकोनॉमी है उसमें 25% का फर्क है। इसी तरह से जो पाउंड की वैल्यू पहले थी और आज जो वैल्यू है उसमें अंदाजन 25% का फर्क है। तो आज का जो ब्रिटेन है इट्स ए मच वीकर पावर, और अब जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ इनका मेजर ट्रेड पार्टनर है वो। इनकी 43% इनके एक्सपोर्ट्स जो है वो यूरोपियन यूनियन को जाते हैं, और 52% इनके इंपोर्ट्स जो है वो वहां से होते हैं। तो अब समस्या ये है कि भाई अगर यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता तो फिर इस ट्रेड का क्या होगा। तो अभी तक वो बातचीत चल रही है, लेकिन वो एग्रीमेंट जो है क्लोज नहीं हो पाया है। तो अब ब्रिटेन को थोड़ा ये भी लग रहा है कि भाई जितनी अमेरिका से हमें अटेंशन पहले मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी, क्योंकि अब तो ब्रिटेन जो है, आज के ब्रिटेन थोड़ा कमजोर हो गया है। तो अब जो है ब्रिटेन एक नया रुख, नई आइडेंटिटी सर्च कर रहा है कि भाई ग्लोबलिस्ट ओरिएंटेशन रहे, और जो मेजर कंट्रीज हैं उनके साथ हम पार्टनरशिप्स बनाए। तो इसी उसमें जो है ये जो नई सर्च है आइडेंटिटी की, यही लेकर जो है ब्रिटेन आगे चल रहा है। सर, ब्रिटेन की जब अभी बात आती है तो उसमें हाल फिलहाल में अगर कोरोना का भी काफी इम्पैक्ट रहा है उसकी इकोनॉमी पे, और एक और नया जो है म्यूटेशन हुआ जिसको लेकर पूरी दुनिया में हलचल है, तो कोरोना किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है ब्रिटेन की इकोनॉमी को और बाकी देशों के रिश्ते को? भाई कोरोना तो देखिए, कोरोना तो दुनिया की अधिकतर इकोनॉमीज को अफेक्ट कर रहा है। मतलब कहीं उसका असर थोड़ा ज्यादा है, कहीं उसका असर थोड़ा कम है। ये इस पर डिपेंड करता है कि भाई कितनी सख्ती से जो है उन मुल्कों ने कोरोना 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 के अगेंस्ट मेजर्स लिए हैं, क्वारंटीन मेजर्स वगैरह, और कितनी सख्ती से जो है वो तमाम उनकी पॉपुलेशंस ने, उनके लोगों ने उन मेजर्स का पालन किया है। अब ब्रिटेन में थोड़ा शुरू में ये ढीलापन रहा, जैसे अमेरिका में था, बाद में तो थोड़ा सा इन्होंने सख्ती करी, तो शुरू में थोड़ा सा वो ज्यादा फैला। अब शुरू में फिर एक कुछ टाइम के बाद ये कोरोना मतलब पकड़ में आ गया था, लेकिन अब सुना है कि कोई नया ज्यादा विरुलेंट स्ट्रेन निकला है जो वहां फैल रहा है। तो कोरोना उसका इम्पैक्ट तो देखिए दुनिया की सभी इकोनॉमी पे होगा, मतलब कहीं पर थोड़ा कम, कहीं पर थोड़ा ज्यादा। और कोरोना के अलावा भी अगर देखें तो ब्रिटेन की इकोनॉमी तो पहले ही थोड़ा कमजोर हो गई थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो ब्रेक्सिट के कारणों की वजह से और कारणों की वजह से। तो इसलिए इम्पैक्ट थोड़ा ब्रिटेन पे ज्यादा रहेगा। लेकिन ब्रिटेन के जो लोग हैं वो काफी मतलब हालात के हिसाब से अपने आप को बदलने की क्षमता रखते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो जल्दी ही जो है अपने आप को इससे अपने आप को बदल लेंगे, और धीरे धीरे जो है ब्रिटेन की इकोनॉमी में टर्न अराउंड होगा। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सालों में जो है ब्रिटेन की इकोनॉमी संभल जाएगी। योगेश जी, अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कई बार होता है कि मध्यस्थता की भी बात करता है, और खास तौर पर अगर हम कॉलोनियल लीगेसी की बात करें तो चाहे वो फिलिस्तीन का मसला हो या भारत का बंटवारा हो, कहीं ना कहीं ब्रिटेन का एक रोल रहा है उसमें, और उसकी आलोचना भी होती है। और अब अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की भी बात करता है कभी कभी। तो दो देशों के बीच में एक विश्वास पात्र होना चाहिए क्या?
उस रोल में इतना विश्वसनीय है ब्रिटेन क्या? भाई मुझे नहीं लगता कि आज के जो हमारे हालात हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, उसमें ब्रिटेन या कोई और भी पावर जो है उसमें उसका कोई खास रोल रह गया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की समस्याएं तो जब भी सॉल्व होगी वो आपस में बायलैटरल बेसिस पे ही होगी। वो इसलिए कि बेसिकली हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से वाकिफ हैं, और बाहर की जो कंट्रीज हैं उनके अपने अलग इंटरेस्ट हैं, और ना वो हमारी और पाकिस्तान की बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं, और ना ही कोई ऐसा वो रोल मतलब उनके लिए अब रह गया है। तो ये तो हिस्टोरिकल लेगेसीज वगैरह है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में ये सब रिलेवेंट है। आज की तारीख में इसको रिलेवेंट नहीं कहा जा सकता है सर। लेकिन अगर हम इस संदर्भ में, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनको बुलाया जा रहा है 26 जनवरी की परेड के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर, तो ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके के सिग्नल देना चाहता है भारत? ये विजिट देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं देख रहा हूँ वो इसलिए कि ब्रिटेन को मैंने जैसे कहा कि नए पार्टनर्स की तलाश है, नई रिलेशनशिप्स बनाने की तलाश है। और हम भी जो है हमारे ऊपर देखिए एकदम से जो है चीन का दबाव बहुत बढ़ गया है। चीन का जो एग्रेशन है, अनफेयर पॉलिसीज है, वो हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और हम भी चाहते हैं कि जो मेजर कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिश्ते जो है वो अच्छे हो, सुधरे। और अमेरिका के साथ तो हमारे रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं, लेकिन अमेरिका के अलावा कोई भी मुल्क जो है आज की तारीख में वो एक या दो मुल्कों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता। हर मुल्क ये चाहता है कि भाई मेरी रिलेशनशिप्स जो है वो ज्यादा मुल्कों के साथ रहे, ज्यादा मेरा डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक स्पेस रहे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो हम ब्रिटेन के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहते हैं। ब्रिटेन देखिए एक मेजर पावर है, बड़ी इकोनॉमी है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, हमें भारत के स्थिति को अच्छी तरह समझता है, बीइंग ए एक्स कॉलोनियल पावर। उनके लोग और हमारे लोगों के बीच में जो है काफी शेयर्ड सिमिलैरिटीज हैं। काफी हमारा आउटलुक जो है वो एक दूसरे के साथ मिलता है। जैसे डेमोक्रेसीज के ऊपर ले ले, फ्री मार्केट इकोनॉमी के ऊपर ले ले, या करंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के ऊपर ले ले, तो हम लोगों की सोच जो है वो तकरीबन तकरीबन काफी मतलब कन्वर्ज करती है। और उसके अलावा ये है कि हमें देखिए कुछ नई ट्रेड ग्रुपिंग्स की तलाश है, नए हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। ब्रिटेन भी इसी तलाश में है कि भाई नए एग्रीमेंट साइन करें। उसके बाद जो अब दुनिया का झुकाव है आज की तारीख में वो ज्यादा इंडो पैसिफिक की तरफ हो रहा है। और इंडो पैसिफिक में देखिए इंडिया का एक बहुत की रोल है। वो इसलिए कि इंडिया की एक बहुत बड़ी मतलब इकोनॉमी है, पॉपुलेशन है, उसके बाद हमारी आर्म फोर्सेस जो है बहुत बड़ी है, प्रोफेशनल है। And then India has shown a determination to resist China's unfair and aggressive policies. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है इन दो मुल्कों ने काफी मतलब कॉस्ट देकर जो है इन पॉलिसीज के विरुद्ध खड़े हुए हैं। तो जो कि सारी दुनिया अप्रिशिएट करती है, और खासतौर से जो डेमोक्रेटिक मुल्क है। तो इस संदर्भ में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है, और कई मुद्दों पर जो है वो, जैसे अफगानिस्तान का मसला है, मिडल ईस्ट का मसला है, इंडो पैसिफिक का मसला है, इनके ऊपर हमारी इंडियन ओशन का मसला है, इन पे बातचीत होगी। बायलेटरल संबंध है, हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, 1.5 मिलियन लोग हैं यूके में, 30,000 हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर। तो ये सब हमारे इंटरेस्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है ये, और ये पहला विजिट है बायलेटरल विजिट जो प्रधानमंत्री जॉनसन लेंगे ब्रेक्सिट के बाद में। तो बहुत अच्छी बात है कि ये विजिट हो रहा है, तो बहुत ये टाइमली है, और इससे दोनों मुल्कों को फायदा होगा। सर, ब्रेग्जिट का ब्रिटेन के आर्थिक और राष्ट्रीय नीतियों पर कितना प्रभाव पड़ा, और आगे क्या है, किस तरीके का रोल दिख रहा है? अगर हम भारत और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रेग्जिट का क्या रोल है उसमें? भाई देखिए ब्रेक्सिट से मैंने आपसे कहा कि एक तो पॉलिटिकली तो देखिए ये था कि भाई जैसे अमेरिका है, फॉर इंस्टेंस अमेरिका को ये लगता था कि भाई ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन में हमारी काफी मदद कर सकता है, कि एक मेजर कंट्री है यूरोपियन यूनियन में।
तो ये जो यूरोप के बाकी दो मेजर मुल्क है जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, उनका झुकाव तो हमेशा अमेरिका से थोड़ा अलग रहा है, इंडिपेंडेंट सा रहा है। ब्रिटेन से उनको उम्मीद थी कि मैं जब तक ब्रिटेन वहां पे है तब तक ब्रिटेन हमारे पक्ष में जो है यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज को थोड़ा झुकाएगा। अब वो सब बदल जाएगा। अब यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन नहीं है तो भाई अब अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि यूरोपियन यूनियन के साथ किस तरह से नए सिरे से डील करें। इसी तरह से और मुल्क सोचते थे कि भाई ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, एक बड़ी पावर है, तो उनसे उनको थोड़ा मदद मिल सकती है। वो भी अब से चेंज हो जाएगा। तो अब ब्रिटेन को जो है पोस्ट ब्रेक्सिट ब्रिटेन जो है इट स्टैंड्स ऑन इट्स ओन। इट विल स्टिल बी ए मेजर प्लेयर इन यूरोप। इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी भी जो है उसका एक बड़ा अहम रोल रहेगा। लेकिन वो जो यूरोपियन यूनियन वाली आइडेंटिटी थी वो अब थोड़ा सा वो पीछे रह जाएगी बैकग्राउंड में। और ट्रेड जो है नई रिलेशनशिप्स को ब्रिटेन को बनाना पड़ेगा, या पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हो, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हो। तो अब वो ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री आए थे उन्होंने कहा कि वो जापान के साथ, वियतनाम के साथ, साउथ कोरिया के साथ, इंडिया के साथ नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करना चाहते हैं, नई रिलेशनशिप्स बना रहे हैं खासतौर से एशियन कंट्रीज के साथ, क्योंकि ज्यादा प्रोग्रेस जो है अब एशिया में होने वाली है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और उसके अलावा और जो मतलब एरियाज है जैसे अफ्रीका वगैरह है, मिडिल ईस्ट वगैरह है, वहां पर भी अब वो ध्यान देंगे कि भाई और इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनाए। तो ये सब इस पर निर्भर करेगा कि वो बड़े मुल्कों के साथ कितनी जल्दी और कितनी अच्छी रिलेशनशिप बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ब्रिटेन के जो अंदर उनकी जो कोहेजन है, उनकी जो यूनिटी है, उसको कितना मजबूत कर सकते हैं। और किस तरह से जो है वो एक नई जो स्पिरिट ऑफ इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन की इकोनॉमी को आगे ले जा सकते हैं। ये सब इसके ऊपर वो कितना ध्यान दे पाते हैं और कितना इफेक्टिवली जो है इसको वो कर पाते हैं, ये तय करेगा कि ब्रिटेन अब कितना मजबूत होकर उभरेगा। क्योंकि इसी जब हम P5 की बात करते हैं, खास तौर पर यूएन की बात करें, तो P5 में एक्सपेंशन की बात चल रही है, साथ ही साथ भारत भी कोशिश कर रहा है कि उसको शामिल किया जाए उसमें। तो ब्रिटेन किस तरीके से भारत के लिए सहायक साबित हो सकता है? भाई देखिए, P5 का जो मसला है वो कई P5 मुल्क जो है वो ऊपर से तो सबको सपोर्ट करते हैं कि जी हाँ, परमानेंट जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका एक्सपेंशन होना चाहिए। लेकिन अगर आप नीचे जाए, थोड़ा डेप्थ पे जाए, तो फिर ये देखने को मिलता है कि हेजिटेशन है। अभी ये मुल्क नहीं चाहते कि भाई और परमानेंट मेंबर्स लिए जाएं। और उसके अलावा जो और मुल्क है उनमें भी आपस में डिफरेंसेस है। जैसे एशिया है, एशिया में चाइना की सोच अलग है, वो इंडिया के अगेंस्ट है। पाकिस्तान की सोच इंडिया के अगेंस्ट है। इसी तरह से जापान है, जापान के अगेंस्ट कई कंट्री है। चाइना नहीं चाहता कि जापान जो है परमानेंट मेंबर बने। इसी तरह से यूरोप है, यूरोप में इटली नहीं चाहता जर्मनी मेंबर बने। अफ्रीका में भी अलग अलग सोच है। तो और कंट्रीज में भी डिफरेंसेस है, परमानेंट मेंबर्स में आपस में भी डिफरेंसेस है। तो अभी कोई कंसेंसस नहीं इसमें उभर के आ रही है। हालांकि ऊपर ऊपर से ये सब सपोर्ट करते हैं कि जी हाँ, इंडिया परमानेंट मेंबर होना चाहिए। लेकिन अभी इसकी कोई जल्दी में ऐसा कुछ होने वाला नहीं लगता मुझे, ऐसा कुछ हो पाएगा। क्योंकि इसी भारत और ब्रिटेन की जब हम बात करें तो जो संबंध हैं उनका भविष्य कैसा देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, किस तरीके की करीबी होगी दोनों देशों के बीच में, कितना जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे? देखिए, अब ब्रिटेन जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि एक नई आइडेंटिटी सर्च कर रहा है, और भारत के साथ जो है वो समझता है कि भाई भारत की एक इम्पोर्टेंस है। एक भारत एक मेजर प्लेयर है, बड़ी इकोनॉमी है, इंडो पैसिफिक में भारत का की रोल है, बड़ा मार्केट है, और ब्रिटेन और भारत के हिस्टोरिक रिलेशंस हैं। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि और जो जॉनसन गवर्नमेंट है वो काफी सिंपैथेटिक है, मतलब काफी, मतलब उसकी सोच अलग है जो पहले सरकारें थी। तो मुझे लगता है कि इस सब से जो है हमारे दोनों मुल्कों को
रिश्ते स्ट्रेंथन करने में काफी मदद मिलेगी। थोड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह के बारे में बातचीत शुरू हो गई है, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि ट्रेड नेगोशिएशंस वगैरह थोड़ा मुश्किल होती है। हर मुल्क अपने अपने इंटरेस्ट डिफेंड करता है, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, बट आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और मेरे ख्याल से ये रिश्ते मजबूत होंगे आने वाले महीनों और सालों में। योगेश जी, किन किन क्षेत्रों में भारत और ब्रिटेन एक दूसरे को ज्यादा सहयोग कर सकते हैं? ट्रेड के तमाम चीजें हैं, किन चीजों में ज्यादा सहयोग हो सकता है एकदम, जिससे ब्रिटेन को भी फायदा हो और भारत को भी फायदा हो? भाई देखिए, सबसे बड़ा तो मेरे ख्याल से जैसे अगर आप टेक्नोलॉजी का क्षेत्र लें तो ब्रिटेन की जो है वो कई एरियाज में अच्छी पकड़ है। जैसे साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी काम किया है उन्होंने। इंटेलिजेंस शेयरिंग एबिलिटीज़ है, इंटेलिजेंस कैचिंग एबिलिटी, इंटेलिजेंस कलेक्शन एबिलिटीज़ है, उस पे ब्रिटेन ने काफ़ी काम किया है। उसके अलावा जो और नई टेक्नोलॉजीज़ है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है, इसके ऊपर जो है वो काम वहाँ पे काफ़ी हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है। तो ये जो नई टेक्नोलॉजीज का क्षेत्र है, एक तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जैसे ये न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो बिजली की व्हीकल्स की बात हो रही है, इनका ये एक नई फील्ड हो सकती है। उसके अलावा जो है वो इंडस्ट्रीज है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, इन सब में जो है वो दोनों मुल्कों में काफ़ी जो है एरियाज ऑफ सिमिलैरिटीज हैं। और जो एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट्स है, टेक्निकल पर्सनल है, एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट्स है, इसके ऊपर कुछ एरियाज में जहाँ जैसे इंडिया, हम आईटी में बहुत स्ट्रांग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और कई ब्रिटिश कंपनीज जो है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को ले रही है। ये एक अलग क्षेत्र हो सकता है। और ट्रेड की इम्पोर्टेंस तो ऑफ कोर्स है ही दोनों मुल्कों में। फिर हमारी बहुत बड़ी डायस्पोरा है, इंडिया के काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं ब्रिटेन में, ब्रिटेन के भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अंदाजन 850 के करीब कंपनीज, इंडियन कंपनीज जो है वहाँ काम कर रही है ब्रिटेन में। ब्रिटेन की करीबन 400 कंपनीज है इंडिया में, और हमारी कंपनीज ने अंदाजन $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वहाँ कर रखा है। तो ये सब एरियाज हैं जहाँ पर काफ़ी ऑलरेडी प्रोग्रेस हुई है, और आगे की भी जो है वो संकेत है कि भाई इन एरियाज में अब और काम कर सकते हैं। योगेश जी, सिविल सर्विसेज टीवी से बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ योगेश गुप्ता जी, जो तमाम चीजों पर अपनी राय रख रहे थे। खासतौर पर भारत और ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं तो उनके संबंध एक नए आयाम ले रहे हैं, क्योंकि दुनिया बदलती जा रही है और इस बदलती हुई दुनिया में संबंध भी नए नए आयाम लेते हैं। तो देखते रहिए सिविल सर्विसेज टीवी, फिर मिलेंगे दोबारा। To have more such discussion and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon. And if you like the video, please do not forget to hit the like button so that we get inspired to give more such discussions in the coming future.